राय पर चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले शिवरात्रि पर किस तरीके से मंदिर सजे हुए हैं वो आपको दिखाएंगे और महासौगात किस तरीके से मिल रही है वो भी दिखाएंगे। भक्तों को जश्न का दोहरा मौका मिला है। वाराणसी का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भक्तों के लिए खुल गया है। जी हाँ, यहाँ पहला मौका था जब शिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले के भक्त ललिता घाट पर गंगा स्नान करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचे। यानी इस महाशिवरात्रि भक्तों ने महादेव और मां गंगा के एक साथ दर्शन किए। काशी की महिमा, काशी का रंग, काशी का उमंग, काशी का ढंग। कहने को तो काशी शहर है, लेकिन इस शहर में ना जाने कितने शहर बसे हैं। शिव के इस नगरी में जीवन भी है, मोक्ष भी है, दर्शन भी है और आनंद भी है। कहते हैं जहाँ सत्य है वहाँ शिव है। शिव औघड़ हैं, शिव देवों में महादेव हैं, शिव रुद्र हैं, शिव गृहस्थ हैं और शिव महायोगी भी हैं। शिव की नगरी में शिवरात्रि का रंग जमा है। काशी विश्वनाथ को नया रूप मिला है। बाबा का धाम स्वर्ण श्रृंगार से सजा है। इस समय एकदम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें स्वर्ण से मंडित गर्भगृह की दीवारों की हम देख रहे हैं, जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। जो गर्भगृह है उसकी दीवारें सोने से जड़ित की गई है, सोने से मंडित की गई है और स्वर्णिम आभा चारों ओर बिखर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पूजा अर्चना की थी इसी स्वर्ण मंडित, स्वर्ण की आभा से सुशोभित इस गर्भगृह में। वैसे तो काशी की हर सुबह खास होती है, लेकिन अगर पर्व शिवरात्रि हो तो काशी का उमंग देखते ही बनता है। आज सुबह से ही बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन की कामना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भोर में ही गंगा में डुबकी लगाने के लिए भक्तों की भीड़ घाटों पर उमड़ पड़ी। लेकिन इस बार जितनी दिव्य बाबा विश्वनाथ की झलक थी, उतना ही भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से दर्शन के लिए गुजरना रहा। और ये जो लाइन है देखिए कितनी दूर तक है। काशी के लोग समझ सकते होंगे कि ये लाइन इतनी दूर तक है, जहाँ से हम इसको दिखा रहे हैं। दूर दूर तक जहाँ तक भी नजर जा रही है भक्तों का रेला दिखाई पड़ रहा है। काशी के लोग तो आए ही हैं, लेकिन इसके साथ ही बाहर से भी लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। काशी में जीवन का सार शिव से शुरू होता है और भगवान शिव पर समाप्त होता है। काशी विश्वनाथ शिव भक्तों के लिए ऐसा महातीर्थ है, जहां गलियों से लेकर घाटों तक भक्ति की गंगा बहती है। भक्ति की इस गंगा में नए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता ने नया अध्याय जोड़ा है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो जैसे बाहर का सीन है वैसा अंदर का सीन है। अपनी भाव से जो जाते हैं तो अपनी श्रद्धा जरूर पूरी होती है। बहुत अद्भुत लग रहा है। मंदिर भी बहुत बढ़िया बन गया है, काफी जगह हो गई है, इसलिए भक्तों को बहुत आसानी हो रही है दर्शन करने के लिए। बहुत खुशी है, हम लोग बहुत रुकना नहीं है, बार बार मैसेज आ रहा है। बहुत खुश है। विश्वनाथ का दर्शन आज के दिन मिला। आज ये पहला मौका था जब शिवरात्रि के पावन पर्व पर भोले के भक्त ललिता घाट पर गंगा स्नान करने के बाद सीधे बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुँचे। कॉरिडोर के बन जाने, तंग गलियों के खत्म हो जाने से भक्त और भगवान के बीच की सारी बाधाएं मानो दूर हो गई थी। वो सपना जो बरसों पहले काशी ने देखा था, आज शिवरात्रि पर पूरा होता दिखाई दिया। बहुत पुराने भोले बाबा हैं। हम लोग तो विगत कई वर्षों से आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा कुछ दूसरे ढंग का दिखाई दे रहा है। व्यवस्थाएं जो है दूसरे ढंग का है। पहले बैरिकेडिंग दूसरे ढंग का था, अब दूसरे ढंग का स्पेस, समय, स्थान, ये पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है। काशी आस्था और श्रद्धा का वो तीर्थ है जिससे जुड़ी मान्यताओं का ना कोई आदि है ना अंत। काशी विश्वनाथ की प्राचीन भव्यता आज नई दिव्यता के साथ सामने है। भव्य नया कॉरिडोर न केवल भक्तों का स्वागत कर रहा है, बल्कि गर्भगृह का स्वर्ण श्रृंगार शिव के तीर्थ के स्वर्ण काल की गवाही दे रहा है। भक्त बाबा के इस तीर्थ में मगन है
और आस्था के जय जयकारे से काशी का ये शिव धाम झूम रहा है। शिल्पी सेन के साथ गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने किस प्रकार शहर शहर गली गली आज भोले की भक्ति में डूबी है। शिव शंकर का अद्भुत स्वरूप पूरे देश को एक कड़ी में पिरो रहा है। तो चलिए आपको देश भर से आई हुई तस्वीरों की एक झलक दिखाते हैं। देखिए कैसे भक्तों की भीड़ ने महादेव का जलाभिषेक किया, अपने इष्ट को किस तरह से प्रसन्न किया, उसकी तस्वीरें आप तक। शहर शहर भक्ति का रंग, शहर शहर शिव की आराधना। ये तस्वीरें मंदिरों में शिव की आराधना के महापर्व की हैं। भोले के दरबार में भक्ति का रंग नजर आ रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में मनमोहक नजारा दिखाई दिया। मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती पूरे विधि विधान से की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में मौजूद रहे। देर रात 12 बजे से ही मंदिर के बाहर हजारों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के इंतजार में खड़े दिखाई दिए। आज सुबह 2 बजे महाकालेश्वर मंदिर के पट खुले, जिसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर के पुजारियों ने महाकालेश्वर का विशेष पूजन अभिषेक किया। दूध, दही, शहद, पंचामृत, फलों के रस सहित कई तरह के पदार्थों से महाकाल को स्नान कराया गया। पूरे विधि विधान से महाकालेश्वर की भस्म आरती की गई। पुजारियों ने भस्म आरती के बाद महाकालेश्वर का विशेष श्रृंगार किया। ढोल नगाड़े के साथ महाकालेश्वर की श्रृंगार आरती की गई। जिसके बाद मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोले की भक्ति में रमे दिखे। बड़ा महादेव मंदिर में उन्होंने शिव शंकर को प्रसन्न किया। ये हरिद्वार की तस्वीरें हैं। महादेव और मां पार्वती के विवाह के पवित्र दिन महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा। खास बात यह है कि भोले शंकर की ससुराल हरिद्वार में दक्ष नगरी कनखल है। कनखल के दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त जलाभिषेक के लिए पहुंचे। आज के दिन यहीं पे भगवान शंकर का जो विवाह हुआ था और यहीं पे माता सती ने अपनी देह को हवन कुंड में त्यागा था, तो इसलिए आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व भगवान दक्ष प्रजापति और महादेव का है। सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। जो जिस श्रद्धा से आता है उसको उसी श्रद्धा से उसका लाभ मिलता है। गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों ने बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर भांग, धतूरे और बेर के प्रसाद चढ़ाए, जलाभिषेक किया और भोले बाबा की आरती की। उत्तर प्रदेश में नोएडा स्थित सनातन धर्म मंदिर में शिव भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। जलाभिषेक के बाद सुख, समृद्धि और शांति की कामना की गई। हमें इनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो ये सोचिए, हमें लगता है कि सारी जो महामारी, जो बीमारी फैली हुई है, हम सब इससे मुक्त हैं। सभी लोग आए, भोले जी की पूजा करें और अपना अपना आशीर्वाद लेकर उनसे जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है। वो आप देख रहे हैं जिससे मंदिर पूरा सजा हुआ है, इतने सारे लोग हैं और पूरी श्रद्धा के साथ सब लोग लगे हुए हैं और हम लोग भी पूरी श्रद्धा के साथ आए हैं।
यूपी के अमरोहा में भी भोले का दरबार सजा है। 51 फीट ऊंचे इस शिव मंदिर में दूर दूर के लोग जलाभिषेक के लिए पहुंचे। असम के जोरहाट में महाशिवरात्रि की रौनक देखिए। यहाँ 200 साल पुराने शिव देवालय में भक्तों की भीड़ अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए उमड़ पड़ी। असम की राजधानी गुवाहाटी में भी महाशिवरात्रि की उमंग फिजाओं में है। लोग पूरे उत्साह के साथ भोले की भक्ति में रमे हैं। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ भोलेनाथ के दर्शन किए और महाशिवरात्रि पर महादेव का आशीर्वाद लिया। भुवनेश्वर के 11वीं शताब्दी के पुराने लिंगराज मंदिर में भी भोले के दरबार की छटा देखने लायक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का कोना कोना महादेव की भक्ति में डूबा है। इस अंदाज में शिव का अद्भुत पावन स्वरूप शिवरात्रि के सुअवसर पर देश को भक्ति के रंग में सराबोर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कितनी खूबसूरत ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया में तनाव का माहौल बना हुआ है, इन सब के बीच लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और ख़ासतौर पर यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं, हमारे देश के लोग, उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए कि कोरोना काल के बाद मुझे लग रहा है कि ये पहला ऐसा अवसर होगा कि लोग दिल खोल के त्यौहार का मजा ले रहे हैं। वैसे होली भी दूर नहीं है, हम उसकी भी तैयारियां कर लेते हैं। हाँ, बस उससे पहले यही चाहेंगे कि सब जगह अमन और शांति हो जाए, हमारे भारतीय छात्र जो यूक्रेन में फंसे हैं वो सुरक्षित वापस आ जाएं। आगे बढ़ते हैं। भोले के भक्तों के लिए आज की रात का विशेष महत्व है। ये आस्था, उमंग और भक्ति से सराबोर होने की रात है। ये शिव भक्ति से एकाकार की शुभ बेला है। और चलिए अब हम आपको महाशिवरात्रि का महत्व भी बता देते हैं, साथ ही बताते हैं कि किस किस पहर में शिव शंकर की उपासना से आपको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। शिव आदि हैं, अनंत हैं। शिव की कृपा पर ही संसार की गति निर्भर करती है। केवल सादे जल के अभिषेक और बेल पत्र के अर्पण भर से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान आशुतोष। और देते हैं जीवन के हर संकट से छुटकारा पाने का वरदान। लेकिन पंचांग की एक तिथि पर भगवान महादेव के महाशिवरात्रि पर्व के मनाए जाने का विधान बताया गया है। वैसे तो साल में हर महीने शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फागुन महीने में आने वाली शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाने का विधान है। महाशिवरात्रि का पर्व मनाने के पीछे कई कथाओं का वर्णन मिलता है। पहली कथा कहती है कि इसी दिन अग्निलिंग से संसार की उत्पत्ति भगवान शंकर ने की थी, इसीलिए इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। दूसरी कथा कहती है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसीलिए इस तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि के उत्सव पर देश दुनिया के हर शिवालय में
भूत भावन भगवान महादेव के दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक के पूजन का विधान बताया गया है। प्रहर की बात करते हैं तो प्रथम प्रहर की पूजा की बात जो हम करें उसका समय होता है सायंकाल 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, 9:21 तक का समय होता है। और इसमें भगवान शिव की पंचोपचार पूजन करने के बाद विशेष रूप से दूध की धारा से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। यह प्रथम प्रहर की पूजा स्वास्थ्य के लिए है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रहर की पूजा का जो समय है यह 9:30 बजे से आरंभ होता है और रात्रि के 12:21 तक का इस वर्ष मुहूर्त रहेगा। यह दूसरे प्रहर की पूजा है। यह धन को प्रदान करने वाली पूजा है, क्योंकि मनुष्य का जीवन धन में है। यदि धन नहीं है तो उसके जीवन में सुख की कमी रहती है। देखिए, तीसरे प्रहर की पूजा इस वर्ष 12:30 बजे रात्रि में मध्य रात्रि में आरंभ होगी और वह जाकर के 3:27 तक रहेगी। यह ऐसी पूजा है जो कि मनुष्य की, साधक की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। आरोग्यता की प्राप्ति भी होती है, धन की वृद्धि भी होती है। भगवान शिव की जो चतुर्थ प्रहर की पूजा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्थ प्रहर यह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की पूजन करने से, और इसका जो समय है यह रात्रि में 3:27 से आरंभ होगा और 6:45 तक चलेगा। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग का दूध, जल, शहद से अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र शिव को अति प्रिय होता है, जो आत्म शुद्धि का परिचायक होता है। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला सिंदूर पुण्य का परिचायक होता है, फल, दीर्घायु और संतुष्टि को दिखाता है। धूप धन धान्य की परिचायक मानी जाती है। दीपक को ज्ञान के अनुकूल बताया गया है, तो पान के पत्ते सांसारिक सुख के साथ साथ संतोष को अंकित करते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर देश के हर शिवालयों को फूलों से सजाया जाता है। साथ ही इस दिन रात्रि पूजा का विधान है, जिससे शिव प्रसन्न होकर सभी कष्टों से मुक्ति का वरदान देते हैं। महाशिवरात्रि पर बन रहा है 5 ग्रहों का महासंयोग। क्या होगा इस महासंयोग का जीवन पर प्रभाव, और महाशिवरात्रि पर कैसे मिलेगा इस महासंयोग का लाभ? देखिए मेरे साथ महाशिवरात्रि पर महासंयोग सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर। तो देखा आपने कि किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमारे देश की खूबसूरती यही है कि विधि विधान भी अलग है, और एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है जो इन तमाम तरीके के पर्वों में देखने को मिलती है, वो ये है चढ़ावा। ऐसी एक स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं जो काशी से सामने आ रही है। यहाँ पर एक भक्त ने 60 किलो सोने का दान किया है। अभी केवल 37 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को सोने से मढ़ा गया है। जी हाँ, अब हर शिव भक्त अपने आराध्य के दर्शन स्वर्णिम आभा वाले गर्भगृह में कर पाएगा, जिसे 37 किलो सोने से सजाया गया है। और गुड न्यूज़ ये है कि अभी भोले के दरबार की चमक में और निखार आएगा। शिव की नगरी काशी, आदि अनादि काशी, गंगा की पुण्य भूमि काशी। काशी के सर्वेश्वर हैं भगवान विश्वनाथ। कहते हैं कि काशी में भगवान विश्वनाथ मानव को तारक मंत्र देकर जीव को आवागमन के बंधन से मुक्त करते हैं। ऐसे में पंचांग की फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर जब महाशिवरात्रि पर्व का उत्सव हो,
तो हर जीव की मंजिल पर काशी ही होती है। काशी अब बदल चुकी है। काशी का स्थापत्य, काशी का वातावरण सब बदल चुका है। लेकिन इस परिवर्तन का केंद्र बिंदु है भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप बाबा विश्वनाथ का महादरबार। हाल ही में भगवान विश्वनाथ के दरबार को नया आकार मिला है, लेकिन अब इसी आकार को स्वर्णिम चमक मिल गई है। जिससे शिव का दरबार जगमगा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को एक बार फिर से नया रूप दिया गया है, नया रूप मिला है। इस बार स्वर्ण से मंडित किया गया है, स्वर्ण से आच्छादित किया गया है। इस समय हम शिखर देख रहे हैं महादेव के, बाबा विश्वनाथ के मंदिर का, जो स्वर्ण मंडित है। महाराजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण का दान किया था, जिससे यह स्वर्ण शिखर पूरी तरह से इसको आच्छादित किया गया था। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि महादेव का जो गर्भगृह है, बाबा विश्वनाथ का जो गर्भगृह है, उसे भी स्वर्ण से आच्छादित किया गया है। एक भक्त ने ये गुप्त दान दिया है और उस गुप्त दान में जो स्वर्ण दिया है उससे ये आच्छादित किया गया है। यानी गर्भगृह में जो स्वर्ण आभा है वो पूरी तरह से इस समय बिखरी है। और इसके बाद महाशिवरात्रि का पर्व, पहला ऐसा पर्व होगा बाबा के आंगन का, जब स्वर्ण आच्छादित, स्वर्ण मंडित गर्भगृह में लोग बाबा की पूजा करेंगे और देखेंगे बाबा के इस मंदिर की भव्यता को, आंगन की इस दिव्यता को। जिस भक्त ने ये दान दिया है वो गुप्त दान है। देवाधिदेव महादेव के दरबार को स्वर्णिम बनाने के लिए जिस शिव भक्त ने दान दिया उसका नाम गुप्त रखा गया है। भक्त ने करीब 60 किलो सोने का दान किया है। अभी केवल 37 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को सोने से मढ़ा गया है। गर्भगृह की चौखटों को सोने से मढ़वाने की अब योजना है। गर्भगृह की दीवारों को मढ़ने में करीब 30 घंटे का वक्त लगा। सोने की मढ़ाई में 10 कारीगरों ने काम किया। बाबा विश्वनाथ के दरबार का गर्भगृह अभी चांदी के पात्रों से मढ़ा है, लेकिन वो वक्त काफी नजदीक है जब शिव भक्त गर्भगृह की चौखट की स्वर्णिम आभा भी देख सकेंगे। विश्वनाथ मंदिर के इस समय हम गर्भगृह का आपको ऐसा अद्भुत दृश्य दिखा रहे हैं जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि हाल ही में ये बदलाव विश्वनाथ मंदिर में किया गया है। और यहाँ पर एक भक्त ने गुप्त दान दिया है। ये वो गुप्त दान है जिसके बाद गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित किया गया है, सोने से आच्छादित किया गया है। और ये एक भक्त का ऐसा गुप्त दान है जिसने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को एक नया रूप दिया है। कुछ ही दिनों पहले श्री विश्वनाथ मंदिर के धाम को एक नया रूप दिया गया था और उसके बाद अब ये नई बात, एक नया एडिशन हम कह सकते हैं, गर्भगृह में किया गया है। जिस भक्त ने दान दिया है उसने गुप्त दान दिया है, यानी उनका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो प्रभावित है और नरेंद्र मोदी की मां के वजन के बराबर स्वर्ण उन्होंने दान किया है। जिसके बाद ये दीवारें गर्भगृह की, बाबा के मंदिर की ये दीवारें स्वर्ण से आच्छादित की गई हैं, स्वर्ण से मंडित की गई है। इस समय एकदम एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें स्वर्ण से मंडित गर्भगृह की दीवारों की हम देख रहे हैं, जिसमें बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। जो गर्भगृह है उसकी दीवारें सोने से जड़ित की गई है, सोने से मंडित की गई है और स्वर्णिम आभा चारों ओर बिखर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पूजा अर्चना की थी इसी स्वर्ण मंडित, स्वर्ण की आभा से सुशोभित इस गर्भगृह में। लेकिन अब पहली ऐसी शिवरात्रि होगी, ऐसा पर्व होगा जिसमें स्वर्ण दीवारों वाले गर्भगृह में लोग पूजा अर्चना करेंगे। भगवान विश्वनाथ का काशी में वास आदि अनादिकाल से है, लेकिन आधुनिक मंदिर का पहला जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, जबकि मंदिर के शिखर को स्वर्णिम बनाने का काम महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं शिव के उस अनोखे भक्त से जिन्होंने कला के जरिए शिव की अनोखी साधना से सबका ध्यान अपनी तरफ किस तरह से खींचा है, देखिए जरा। महाशिवरात्रि के त्योहार पर भगवान भोलेनाथ को एक शिव भक्त की ये सच्ची श्रद्धा है। अपनी रचनात्मकता से लोगों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं देने का ये अनूठा तरीका चुना है। भुवनेश्वर के मिनिएचर आर्टिस्ट एल ईश्वर राव ने एक बोतल के अंदर शिवलिंग बनाया है। शिवलिंग की ऊंचाई 5 इंच और चौड़ाई 2.5 इंच है। खास बात यह है कि यह शिवलिंग पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसे सूखी मिट्टी, लकड़ी और कागज का इस्तेमाल कर तैयार किया गया है, वो भी मात्र 7 दिनों में। शिवलिंग के ऊपर शेषनाग और साथ में त्रिशूल भी सजाया गया है। इस शिवरात्रि का अवसर पर मैं एक काम किया हूँ, वो बोतल का अंदर इको फ्रेंडली शिवलिंग बनाया हूँ और साथ साथ शेषनाग भी शिवलिंग के ऊपर खड़ा किया हूँ और साथ त्रिशूल भी बनाया हूँ। इस काम करने के लिए मेरे को 7 दिन समय लगा और जो शिवलिंग का हाइट है 5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच। महाशिवरात्रि के मौके पर ईश्वर चाहते हैं भोलेनाथ इस देश को कोरोना से मुक्त करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखा आपने कितना खूबसूरत है मिनिएचर आर्टिस्ट का ये पूरा कमाल। ऐसी ही कुछ और खबरें लगातार हम दिखाते रहते हैं। तो छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे रूस यूक्रेन विवाद से जुड़े ताज़ा अपडेट्स के साथ। कोलेस्ट्रॉल की दवा व ब्लड थिनर्स कोलेस्ट्रॉल घटाने के साथ साथ आपके ब्लड प्रोफाइल को नियंत्रित कर देते हैं, इसलिए लिपिडोम से प्राकृतिक रूप से कोलेस्ट्रॉल घटाइए। चुनाव के समय किसी भी वायरल फोटो या वीडियो पर आंख मूंदकर ना करें भरोसा। सच्चाई जानने के लिए अपने सवाल के साथ वीडियो को 7370007000 पर व्हाट्सएप करें और जुड़े रहे आज तक पर। आप तो सुपरस्टार बनते जा रहे हैं इस साल। कम ऑन इंतकाम, आपके पीछे कौन है? तुम्हारे घाव क्या बहुत गहरे हैं? द बैटमैन सिर्फ सिनेमाघरों में। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि खार्किव में हमले में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शिखरप्पा के परिवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने छात्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। ये दुखद खबर यूक्रेन से आई, जहां पर 4th ईयर के छात्र नवीन की मौत की खबर आई। प्रधानमंत्री खुद परिवार से बात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री परिवार से संवेदना उन्होंने व्यक्त की है। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में छात्र वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। 25 किलोमीटर की दूरी कीव से रूसी सैनिकों की, यानी किसी भी वक्त अगर हम बात करें कि आज शाम की, तो सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। पूर्वी यूक्रेन का तकरीबन जो हिस्सा है वो रूस ने अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ी सिचुएशन क्रिटिकल उन लोगों के लिए है जो लोग इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे की जंग अब आखिरी दौर में पहुंचती जा रही है। कीव पर कब्जे के लिए रूस अपनी पूरी ताकत झोंकने पर आमादा है। कीव के बाहर रूसी सैनिकों का बड़ा काफिला दिख रहा है। यूक्रेन आरोप लगा रहा है कि रूस वैक्यूम बम्स के इस्तेमाल से इस वक्त यूक्रेन पर हावी है। बिल्कुल, हालांकि दुनिया ने उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ा है। यूक्रेन में शांति बहाली की कोशिशें भी लगातार जारी हैं। बातचीत से रास्ता निकलने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है।
यूक्रेन में धमाकों की ये आवाज थमने का नाम नहीं ले रही है। रूस की मिसाइलों ने कीव में जमकर तबाही मचाई है। एक तरफ विवाद को बातों से सुलझाने की कवायद हो रही है, तो दूसरी तरफ कीव पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। यूक्रेन का आरोप है कि रूसी सैनिक रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। रूस ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर हमला करके 70 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है। कीव और खार्किव के बीच रूस जमकर बमबारी कर रहा है। कीव पर हमले के लिए रूस ने बड़ा मिलिट्री काफिला भेजा है। 64 किलोमीटर लंबा ये सैन्य काफिला पिछले सभी काफिले से बड़ा है। और 48 घंटे के भीतर कीव पर कब्जे का सपना देखने वाला रूस अभी भी कीव से दूर है। यही वजह है कि युद्ध में अपने से कई गुना कम ताकत वाले यूक्रेन के सामने घिरकर रूस ने अब न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की तैयारी की है। रूस ने अपनी एटॉमिक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, सबमरीन्स और लॉन्ग रेंज बॉम्बर को हाई अलर्ट पर रखा है। इससे परमाणु जंग की आशंका तेज हो गई है। यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश में रूस किस बर्बरता पर उतर आया है, ये बात अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ओकासाना मार्कोरोवा ने सामने रखी है। यूक्रेनी राजदूत के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। जिनेवा संधि के मुताबिक इस बम के इस्तेमाल पर रोक है। वैक्यूम बम बेहद घातक बम होते हैं। ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन को विस्फोटक में बदल देते हैं। ये सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माने जाते हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस किसी भी हद तक जाने को आमादा है। रूस को रोकने के लिए कल संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक हुई, जहां प्रस्ताव पास कर रूस से तुरंत हमले रोकने को कहा गया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने भी आपात बैठक बुलाने का प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के लिए हुई वोटिंग में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। पूरी दुनिया यही मना रही है कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन फिलहाल रूस और यूक्रेन दोनों अपने अपने रुख पर अड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस बीच एक ताज़ा अपडेट आपको दे देते हैं जो इस वक्त सिचुएशन है यूक्रेन में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बयान आया है। यूरोपियन यूनियन को वो संबोधित कर रहे थे, जिस पर उन्होंने कहा है कि अब तक सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप उन्होंने रूस पर लगाया। ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने युद्ध अपराध किया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में आम नागरिकों पर भी सीधा हमला बोला है। रूस ने कीव समेत दूसरे कई शहरों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया है। इसी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस को कोई माफ नहीं करेगा और उसके अपराध को कोई भूलेगा नहीं। और इस बीच ये बता दें कि रूस हमले में फिलहाल 16 बच्चे मारे गए, ये भी जानकारी वो दे रहे थे। हमने अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है और लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने इस बात का जिक्र किया है। यूएस संसद को वो संबोधित कर रहे थे। तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सकुशल वतन वापसी का मिशन लगातार जारी है। यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों में पहुंचे भारतीयों को ऑपरेशन गंगा के तहत देश लाया जा रहा है। आज सुबह 7वीं फ्लाइट मुंबई पहुंची, जबकि 8वीं और 9वीं फ्लाइट दिल्ली की ओर उड़ान भर चुकी है। और भारतीय वायुसेना भी इस रेस्क्यू मिशन में भागीदारी दर्ज करवाने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये बेहद महत्वपूर्ण मिशन हो जाता है भारत के लिए, जब यहाँ के बहुत से छात्र अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं और यूक्रेन में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। जाहिर है मिशन रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल लोगों के यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचने की आ रही है इस वक्त, जिसमें काफ़ी वक्त लग रहा है और
छात्रों को कुछ दुश्वारियां भी पेश आ रही हैं और ये ऐसे हालातों में होना आम होता है, लेकिन छात्र इस वक्त वहां पर बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सकुशल देश लाने का अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। ऑपरेशन गंगा के तहत हो रही मिशन वतन वापसी के लिए भारत की फ्लाइट लगातार ऑपरेट कर रही है। 218 भारतीयों को लेकर रोमानिया के बुखारेस्ट से दिल्ली के लिए 9वीं फ्लाइट उड़ान भर चुकी है। हंगरी के बुडापेस्ट से दिल्ली के लिए 8वीं फ्लाइट ने भी उड़ान भर ली है। इससे पहले आज बुखारेस्ट से ही 182 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट मुंबई लैंड हुई, जहां उनके घरवाले बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अपने बच्चों को सुरक्षित देख घरवालों ने राहत की सांस ली। वो पहले तो बहुत सेफ था वो एरिया, बहुत ज़्यादा, लेकिन पिछले 2-3 दिन में वहाँ की भी सिचुएशन थोड़ी ख़राब होने लगी थी। बट हमारी यूनिवर्सिटी ने डे 1 से ही बहुत अच्छा काम दिखाया और गवर्नमेंट के साथ और एम्बेसी के साथ कोऑर्डिनेट करके हमें फटाफट वहाँ से निकालने की कोशिश करी। हमारे 2 बैचेस तो बहुत अच्छे से निकल गए, बट 3rd बैच जिसमें मैं था वो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई बिकॉज बॉर्डर पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था। ऑपरेशन गंगा को तेजी देने के लिए मोदी सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी राज्यों में भेजने का फैसला किया है। ये चारों मंत्री इन देशों के साथ मिलकर भारतीय छात्रों की वापसी सुनिश्चित कराएंगे। इस मिशन के लिए हंगरी, रोमानिया और पोलैंड जैसे देशों की मदद ली गई है। वहां सरकार ने अपने दूतावास को इस काम पर लगाया है। विदेश मंत्रालय ने अपनी टीमें यूक्रेन के बॉर्डर पर लगाई है। बॉर्डर पर पहुंचे छात्रों को आसानी से यूक्रेन के पड़ोसी देशों में एंट्री मिल रही है। छात्रों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर एक पेज भी बनाया है। जाहिर है हर भारतीयों को बचाने की मुहिम जारी है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को देश लौटा लिया जाए। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल यूक्रेन का बॉर्डर पार करना है। एक बार बॉर्डर पहुंच गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सारी सरकारी मशीनरी उनकी सुविधा के लिए लगाई गई है, लेकिन बॉर्डर तक आने के लिए घंटों लग रहे हैं। दिनों का सफर तय करना पड़ रहा है। सड़क से, ट्रेन से घंटों का सफर करना पड़ रहा है। कई घंटे पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। मुंबई पहुंचे छात्रों से सुनिए उनके यूक्रेन बॉर्डर तक आने का सफर कैसा रहा। बहुत अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं था वहाँ पर। स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही थी। वेदर कंडीशंस के हिसाब से भी आपको ऐसा सुनने में आ रहा था 48 आवर्स से स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, बट बॉर्डर क्रॉस नहीं हो पा रही थी। यूक्रेनियन गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ नहीं था वहाँ पे, बट जैसे ही बॉर्डर क्रॉस की इंडियन एम्बेसी की तरफ से हेल्प हुई हमारी, और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी शो करी है। हमें वहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं आई है। हम अभी भी इवैक्यूएट होकर आए हैं और अभी रोमानिया बॉर्डर की साइड पे हैं, मतलब रोमानिया, और हमको इवैक्यूएट होने में पूरा 5 दिन लगा है। और देखिए, इवैक्यूएशन होना ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल या बहुत टफ है, लेकिन ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और बहुत पेशेंस के साथ आहिस्ता सब काम हो जाएगा, बट आप इवैक्यूएट हो जाओगे। यूक्रेन के बॉर्डर पर हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया की तरफ शरणार्थियों के लिए कैंप लगा दिए गए हैं। ये यूक्रेन रोमानिया का सिरेत बॉर्डर है, जहां पहुंचे शरणार्थियों में यूक्रेन के नागरिकों के साथ साथ भारतीय छात्र भी हैं। यहां से अब फ्लाइट के जरिए भारतीय नागरिक भारत के लिए उड़ान भरेंगे। छात्रों से सुनिए यहां तक वो कैसे और कितने दिनों में पहुंचे। बॉर्डर से एग्जिट करना थोड़ा सा तकलीफदायक है, जैसे कि मुझे 2 रातें लगी और इस 2 रातों में मैंने बहुत माइनस टेम्परेचर था और स्नोफॉल भी हुआ, वो मैंने झेला। लेकिन ये जरूरी था क्योंकि मुझे यूक्रेन से एग्जिट करने के लिए यही एक चारा मुझे दिख रहा था। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन रूस युद्ध को मद्देनजर रखते हुए विश्व शांति के लिए और भी यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर आज बरनाला सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं और शहर वासियों ने एक महाहवन का अनुष्ठान यज्ञ किया। जी हाँ, इस अनुष्ठान में यूक्रेन में फंसे कई बच्चे भी ऑनलाइन तरीके से शामिल हुए। बच्चों की सलामती के लिए अरदास प्रार्थना की गई ताकि बच्चे सही सलामत घर लौट आएं।
Okay? So welcome back again. Welcome back again. ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने का सिलसिला जारी है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में छात्र अब भी यूक्रेन के अलग अलग शहरों में फंसे हैं। इस बीच भारतीय दूतावास ने कीव में रह रहे सभी भारतीयों से शहर से आज ही निकल जाने की इमरजेंसी एडवाइजरी जारी की है। जाहिर है हालात गंभीर हैं। बच्चों की वतन वापसी की कोशिशों के बीच उम्मीद अब ऊपर वाले से बंध गई है। यूक्रेन में फंसे बच्चों की सलामती के लिए देश में दुआओं का दौर जारी है। बच्चों की सुरक्षा के लिए धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, अरदास की जा रही है। तस्वीरें पंजाब के बरनाला जिले की हैं, जहां से 23 बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं। यज्ञ हवन में बच्चों के माता पिता के साथ सामाजिक और धार्मिक संस्थानों से जुड़े लोग शरीक हुए। अनुष्ठान में यूक्रेन से बच्चे भी ऑनलाइन पूजा में शरीक हुए और अपने घर वालों के साथ साथ खुद भी अपनी सलामती की अरदास की। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਾ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਕਿਵ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 3rd ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ MBBS ਦੀ ਖਾਰਕਿਵ ਮੈਡੀਕਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 60 ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਈਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ एक बिस्कुट के पैकेट के नाल असीं पूरा दिन गुजारते हैं। इस यज्ञ अनुष्ठान में शरीक हुए लोगों की सरकार से विनती यही है, सरकार उनके बच्चों को वापस लाने के लिए पुख्ता प्रबंध करे और आरजू बस यही है कि बच्चे जल्द से जल्द घर आ जाएं, ये युद्ध समाप्त हो और विश्व शांति बहाल हो। बरनाला से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जंग से जूझ रहे यूक्रेन से अब तक 5 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, लिहाजा बाहर के मुल्कों में शरणार्थी संकट बढ़ गया है। लेकिन मुश्किल हालातों के बीच दुनिया दिल खोलकर यूक्रेन के लोगों की मदद कर रही है। ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल चुका है। हम आपको बर्लिन की भी तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर यूक्रेन से शरण लेने आए लोगों का स्वागत किया जा रहा है। यूक्रेन में मानवता पर छाए संकट के बीच पलायन का सिलसिला जारी है। रूस की तेज होती बमबारी के बीच बड़ी संख्या में लोग पड़ोसी मुल्कों में शरण ले रहे हैं। इनमें बड़ी तादाद महिलाओं और बच्चों की है। शरणार्थियों को लेकर ऐसी ही एक ट्रेन बर्लिन पहुंची, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। सोमवार को यूक्रेन के करीब 200 शरणार्थी सोमवार को बर्लिन पहुंचे, जहां उनका वेलकम करने के लिए बर्लिन के लोग बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर इकट्ठे हुए। स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी थी। 2019 में पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क से बर्लिन आई मारिया ने कहा कि Wir versuchen ja den Menschen auch zu helfen. Unsere Eltern sitzen immer noch in der Ukraine und dürfen das Land nicht verlassen, weil Männer dürfen das jetzt nicht machen. Und wir versuchen mindestens Frauen und Kindern zu helfen, ja. रूसी हमले के बाद अब तक 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी यूरोप के अलग अलग सीमावर्ती देशों में शरण ले चुके हैं, जहां उनका खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है। सोमवार को भी पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और रोमानिया जैसे देशों की सीमाओं पर शरणार्थियों से भरी बस और कारों की लंबी कतारें लगी रहीं, तो सैकड़ों की तादाद में लोग पैदल चलकर ही वहां पहुंच गए। यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले रहे लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन के शरणार्थी 27 देशों में 3 साल तक के लिए आराम से रह सकेंगे। इनके लिए आवास और रोजगार का इंतजाम भी किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन इस संबंध में मसौदा तैयार कर रहा है, जिसे जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल हम यहाँ
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पार आपको इंस्टा हलचल से रूबरू कराएंगे। चर्चा आप देख रहे हैं और ट्रेन यात्रियों के लिए एक शुभ समाचार बता दें कि रेल सेवाएं पहले की तरह ही अब नॉर्मल होने जा रही हैं। सरकार ने जनरल बोगी आम मुसाफिरों के लिए खोलने का फैसला कर लिया, यानी कि अब मुसाफिर सामान्य टिकट के साथ ही किफायती सफर कर पाएंगे। मुसाफिरों के लिए शुभ समाचार ये है कि पहले की तरह सुलभ और सहज हो गई है रेल यात्रा। सरकार ने यात्रियों के लिए जनरल बोगी खोलने का फैसला कर लिया है। मतलब अब सामान्य टिकट के साथ मुसाफिर ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। मिडिल क्लास का आदमी भी इससे सफर कर सकता है और कोरोना के चलते में काफी बंदे परेशान हुए हैं, तो अभी उनको इसके माध्यम से थोड़ा सा राहत मिलेगा। मैं तो चाहूँगा अच्छी बात है। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हर आदमी के लिए ये ओपन होना जरूरी था, अभी हो गया, बहुत खुश है। रोज लाखों लोग रेल यात्रा करते हैं। रेल सेवाओं के सामान्य होने पर इन यात्रियों को फायदा होगा और ये पहले की तरह किफायती ट्रेन सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब वक्त तो चला है आज की इंस्टा स्टोरी का। आप भी चाहिए देखिए कैसे सजी है आपके फेवरेट स्टार्स की महफिल। थैंक्स अल्लू अर्जुन। स्वच्छ भारत अभियान को मद्देनजर रखते हुए जो योगदान आपने इसमें दिया है ना, उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज आपकी वजह से हमारा आधा हिंदुस्तान एक टांग से झाड़ू लगा रहा है। डॉक्टर साहब, मेरे पति नींद में बातें करने लगे हैं, क्या करूं? उन्हें दिन में बोलने का मौका दीजिए। भाई ऊपर क्या देख रहा है? हम नीचे क्या देख रहे हैं? अरे भाई कहीं देखने देगा कि नहीं देखने देगा? हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसको हमेशा डांट पड़ती है। मेरे घर में वो इंसान मैं हूँ। आपसे ज्यादा घटिया आदमी हमने देखा नहीं, हम आपको बताए दे रहे हैं। क्या है अब? लैंग्वेज भाई साहब आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको। तो चलिए इंस्टा स्टोरी आपने देख ली और एक और इंस्टा स्टोरी आज की। मिशा का बर्थडे है। मिशा, मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। बर्थडे है पर नहीं है, अब इसको जानने के लिए आप इंस्टाग्राम जरूर एटलीस्ट नवजोत का चेक। ये गुत्थी मैं सुलझाऊंगी क्या है। इंस्टा पे जाइए और देखिए, कल मिलेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आज हम पूरा खजाना और मेन्यू लेकर आते थे, कल फिर होगी मुलाकात। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी, महाशिवरात्रि का महापर्व है, सभी दुआ कीजिएगा भारतीयों के लिए जो यूक्रेन में फंसे हैं और यूक्रेन में भी शांति हो जल्द से जल्द, इसकी दुआ और कामना कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।